नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे असम की राजनीति में आई ऐतिहासिक हेमंत आयोग की, देश की सबसे बड़ी नीट परीक्षा यूजी में हुए सिस्टम स्कैम की, और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक देशभक्ति वाली अपील की, और आखिर में बात होगी उत्तर प्रदेश के उस सियासी बवंडर की जहां एक सांसद की जुबान ऐसी फिसली कि अब उन पर कानूनी शिकंजा कस गया है। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच, इसी महीने हुआ था एग्जाम। सीबीआई करेगी शिवेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ हत्याकांड की जांच, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर, पीएम मोदी के खिलाफ की थी टिप्पणी। पेपर लीक सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध, बोले राहुल गांधी। श्रीनगर में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पिस्टल और लीड पोस्टर बरामद। हेमंता दूसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री, सीएम पद की ली शपथ। पाकिस्तान के बाजार में धमाका, 9 लोगों की मौत, 35 घायल। रूस यूक्रेन सीजफायर खत्म, रूसी ड्रोन ने कीव में एक आवासीय इमारत पर हमला किया। पीएम मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के बाद गिरा सोने का भाव, 1,53,156 रुपए पर 10 ग्राम हुआ गोल्ड। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1,456 अंक टूटा, निफ्टी 23,450 से नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। पूर्वोत्तर के द्वार असम से आज वो खबर आ रही है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में जब जय श्री राम और जय आई असोम के नारे गूंजे तो पूरा देश देखता रह गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवा लहर पर सवार होकर असम के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि कांग्रेस के अवैध किले को पूरी तरह ध्वस्त करने वाले उस योद्धा की जीत है जिसने साबित कर दिया कि असम की मिट्टी में अब सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद की खुशबू महकेगी। आइए देखते हैं कैसे एक गैर कांग्रेसी नेता ने लगातार दूसरी बार सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, आज मंगलवार का दिन असम के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ठीक सुबह 11:40 पर डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ के साथ ही हेमंता असम के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बन गए जिन्होंने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। खानापारा का बेटनीर मैदान गवाह बना उस पल का जब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। आपको बता दें, यह समारोह किसी विजय उत्सव से कम न था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जिनके स्वागत के लिए हेमंता सोमवार को रात ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का तांता लगा रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और बिहार के सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों ने इस समारोह की रौनक बढ़ाई। हेमंता के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली जो इस नई सरकार के मुख्य स्तंभ होंगे। अजंता न्यूबियोक, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री। अतुल बोरा, एजीपी के प्रमुख और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ। चरण बोरो, बीपीएफ के कद्दावर नेता और परिवहन विभाग के पूर्व सारथी। रामेश्वरी तेली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनकी अब राज्य की मुख्य राजनीति में धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं शपथ लेने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा का तेवर वही पुराना और आक्रामक दिखा। उन्होंने साफ शब्दों में संकल्प लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका पिछला कार्यकाल जो महज एक ट्रेलर था, विकास की असली पूरी फिल्म तो इस दूसरे कार्यकाल में आपको दिखाई देगी। उन्होंने साफ कर दिया कि स्वदेशी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा और असम का कायाकल्प उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। जाहिर है
असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे किसी सुनामी से कम नहीं। 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने रिकॉर्ड 102 सीटों पर कब्जा किया है। इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीट जीतकर विपक्ष की कमर तोड़ दी है। सहयोगी दल एजीपी और बीपीएफ ने 10-10 सीटें जीतकर गठबंधन को हिमालय जैसी मजबूती दी है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के साथ शुरू हुआ ये सफर अब हेमंता के नेतृत्व में और भी प्रचंड हो जाएगा। आपको बता दें, हेमंता बिश्वा शर्मा का व्यक्तिगत जितना प्रभावशाली है उतना ही चर्चाओं में भी रहता है। उनके पिछले कार्यकाल में बाल विवाह पर स्ट्राइक, सरकारी मदरसों को बंद करना और बहुविवाह के खिलाफ उठाए गए कदमों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने उन पर ध्रुवीकरण के आरोप लगाए, लेकिन जनता ने उनके काम और असम की फास्ट नीति पर अपनी मोहर लगा दी है। 1996 में अपनी पहली हार से लेकर 2001 से लगातार जलकुंभबारी सीट पर राज करने वाले हेमंता आज पूर्वोत्तर के सबसे ताकतवर राजनेता बन चुके हैं। देखा जाए तो ये है असम की वो नई तस्वीर जो पूरे पूर्वोत्तर को नई दिशा देने वाली है। हेमंता बिश्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा ना झुकने का ना रुकने का। वहीं अब नजरें टिकी हैं मंत्रिमंडल के विस्तार पर, जिसमें करीब 18 से 19 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि असम की कमान अब एक ऐसे हाथ में है जो राजनीति के दांवपेच भी जानता है और शासन की बारीकियां भी। विरोधियों के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि हेमंता का ट्रेलर ही जब इतना धमाकेदार था तो सोचिए फिल्म कैसी होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस परीक्षा के लिए देश का युवा अपनी रातों की नींद और सुख चैन कुर्बान कर देता है, उसका भाग्य मात्र 30,000 रुपए की बोली में बिक जा रहा है। जी हां, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सिस्टम स्कैम बन चुका है। राजस्थान के रेतीले धारों से निकलकर केरल के समुद्र तटों तक फैला एक ऐसा मकड़जाल जिसने शिक्षा व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। 720 अंकों के खेल में 600 नंबर का पर्चा परीक्षा से पहले ही मोबाइल स्क्रीन कर नाच रहा है। आज हम इस संगठन की अपराध की एक एक परत खोलेंगे। देखिए कैसे नातिक की प्रिंटिंग प्रेस से निकला एक लिफाफा सीकर की गलियों में मौत का वारंट बन गया। दरअसल कहानी शुरू होती है एक गैस पेपर से, जिसे छात्रों ने ये कहकर परोसा गया कि बस यही रट लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा खत्म हुई और राजस्थान एसओजी ने जांच शुरू की तो उसके होश उड़ गए। ये कोई साधारण गैस पेपर नहीं था, बल्कि असली पेपर की कार्बन कॉपी था। जांच में पाया गया कि बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही लीक हो चुके थे। कुल 180 में से 140 सवाल हूबहू थे जो छात्रों को व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। सोचिए, बिना एक कॉमा या फुल स्टॉप के बदले 600 नंबर का कंटेंट पहले ही बाजार में मौजूद था। वहीं राजस्थान का सीकर, जो कभी अपनी शानदार कोचिंग के लिए जाना जाता था, इस बार जांच एजेंसियों के मुख्य केंद्र पर बना हुआ है। सूत्रों का दावा है कि पेपर का सबसे बड़ा सर्कुलेशन यहीं से शुरू हुआ। दिल्ली से कॉल आता है, पेपर आ गया, और फिर शुरू होता है मौत का खेल। शुरुआत में इस पेपर की कीमत लाखों में थी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती गई, ये पेपर सब्जी भाजी के भाव बिकने लगा। 5 लाख से शुरू हुआ सौदा परीक्षा की सुबह होते होते 30,000 रुपए और कहीं महज 5,000 रुपए तक पहुंच गया। आपको बता दें, जांच की सुई अब केरल तक जा पहुंची है। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने 2 मई को अपने पिता, जो सीकर में एक पीजी हॉस्टल संचालित करते हैं, उनको मोबाइल पर यह पेपर भेजा। मैसेज में साफ लिखा था कि अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे दीजिएगा, यही पेपर कल आएगा। पिता ने भी वफादारी निभाते हुए 3 मई की सुबह ये पेपर लड़कियों में बांट दिया। अब सवाल ये है कि केरल के उस छात्र के पास ये खजाना कहाँ से आया? क्या ये नेटवर्क विदेशों तक फैला है या दिल्ली के किसी रसूखदार गलियारे से जुड़ा है? वहीं एजेंसियों को शक है कि पेपर की चोरी किसी कोचिंग सेंटर से नहीं बल्कि सीधे सोर्स से हुई है। जांच का रूट मैप कहता है कि पेपर नासिक से निकला, हरियाणा पहुंचा, फिर जयपुर और जसवारामगढ़ होते हुए ये सीकर पहुंचा, जहां से इसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और बिहार तक फैलाया गया। फॉरवर्डेड
मैनी टाइम्स के टैग वाले हजारों मैसेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि एक मल्टी स्टेट सिंडिकेट का काम है। वहीं दूसरी तरफ इस जांच में एक और दिलचस्प मोड़ नागौर कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि एक छात्र ने इस पेपर के लिए पूरे 28 लाख रुपए चुकाए। वह परीक्षा से 4 दिन पहले ही सीकर पहुंच गया था ताकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। अब सीबीआई ये पता लगा रही है कि क्या इस रैकेट में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के मालिक और एमबीबीएस काउंसिल करने वाले दलाल भी शामिल हैं। वहीं राकेश नाम का एक व्यक्ति रडार पर है जो कोचिंग संस्थान के बाहर काउंसलिंग का जाल बिछाता था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आरोपियों ने बचने के लिए टेलीग्राम और अन्य एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन डिजिटल निशान पीछे छूट गए। एसओजी ने अब तक 45 लोगों को दबोच लिया है। सीकर के एक नामी कोचिंग संस्थान का कैरियर काउंसलर भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जांच में सामने आया है कि पेपर हाथ से लिखा गया था ताकि कोई इसे ट्रेस ना कर सके, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहें नियति को कुछ और ही मंजूर था। जाहिर है 22 लाख छात्र, उनके बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें और सालों की तपस्या सब कुछ एक झटके में खाक हो गया। एनटीए ने भले ही परीक्षा को रद्द कर दिया हो और जांच सीबीआई को सौंप दी हो, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली इतनी खोखली है कि उसे कोई भी सेंधमारी करके तोड़ सकता है। छात्र फिर से तैयारी करेंगे, फिर से परीक्षा देंगे, लेकिन जो भरोसा टूटा है उसे कौन जोड़ेगा? ये लड़ाई अब सिर्फ एक लीग की नहीं, ये लड़ाई है देश की शिक्षा व्यवस्था को उन सफेद पुत गद्दारों से बचाने की। दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार पेपर लीक करने की सोचने से भी उनकी रूह कांप उठे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ की एक सोने की अंगूठी या गले का हार देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील की है जिसने देश के सर्राफा बाजार से लेकर विदेश के गलियारों तक हलचल मचा दी है। हैदराबाद की रैली में पीएम ने साफ कहा कि देशभक्त सिर्फ सीमा पर जान देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में ही जिम्मेदारी से जीना भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिर में क्यों पीएम मोदी चाहते हैं कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें? क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल बचाने पर जोर दे रहे हैं। क्या देश का कोई आर्थिक संकट या कोई समस्या आने वाली है, या आने वाले तूफान की से पहले की तैयारी है? आइए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी ज़रूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर रहता है। हम अपनी तेल ज़रूरतों का 90% और सोने की खपत का करीब 99% हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं। दिक्कत यह है कि जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो हमें अपनी तिजोरी से डॉलर निकालने पड़ते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगवाता है। साल 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल 72 अरब डॉलर जा पहुंचा था। अगर हम 1 साल के लिए अपनी सोने की भूख कम कर लें तो हमें सीधे तौर पर 30 से 35 अरब डॉलर बचा सकते हैं। ये रकम हमारे चालू खाता घाटे को आधा करने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया दांव में। आज मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.50 के रिकॉर्ड निश्चल पर बंद हुआ, यानी नीचे स्थल पर बंद हुआ। अब ऐसे में आप गणित समझिए कि अगर रुपया कमज़ोर है और डॉलर महंगा है तो हमें कहीं तेल और वहीं सोना खरीदने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा रुपया खर्च करने होंगे। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बादल हैं जिससे कच्चा तेल $100 के पास निकल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती मांग रुपए और कमज़ोर कर रही है। ऐसे में पीएम की अपील का मकसद डॉलर की मांग घटाकर रुपए की कीमत को बढ़ाना है। दरअसल भारत की विदेश मुद्रा भंडारण फिलहाल करीब 690.69 अरब डॉलर के आसपास है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वैश्विक मंदी, महामारी का ये युद्ध जैसे स्थिति में यही भंडार हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगी। वहीं अप्रैल में ये भंडार 728 अरब डॉलर से निकलकर 691 अरब डॉलर पर आ पहुंचा है। ऐसे में अगर डॉलर की कमी हुई तो विदेश में
महंगाई आसमान छू सकती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। इसीलिए पीएम मोदी ने आर्थिक देशभक्ति का मंत्र दिया है। आपको बता दें, पीएम की अपील का असर सोमवार को बाजार खुलने के बाद दिखाई पड़ा। मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार समेत देश भर के शोरूम में ग्राहकों की चहल पहल कम रही, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आया। लोग सोने से जो बच रहे हैं उन्होंने चांदी की तरफ रुख किया है। जी हां, सोमवार को चांदी की कीमत 2,200 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं और भाव 2,64,922 रुपये प्रति किलो के स्तर पर जा पहुंचा है। निवेशक अब सोने के विकल्प के तौर पर चांदी और सोवरेन गोल्ड बॉन्डेड और देख रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि 10 ग्राम सोने का भाव 1.5 लाख के पार होने की वजह से अब निवेश के नए रास्ते लोग तलाश रहे हैं। आपको बताते चलें, सिर्फ सोना ही नहीं, पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए वर्कशॉप होम को बढ़ावा देने की बात कही है। तेल का आयात कम करना होगा तो डॉलर देश के अंदर रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार अपनी आमदनी कम होने पर फिजूल खर्ची रोक देता है ताकि भविष्य सुरक्षा बनी रहे। भारत इस समय किसी तत्काल संकट में नहीं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम सुरक्षित बने ताकि दुनिया के संकट का हम पर कोई असर ना पड़े। तो अब फैसला आपके हाथों में है कि क्या आप अपनी अगली ज्वेलरी खरीदेंगे और 1 साल के लिए टालकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर देंगे। पीएम मोदी की अपील सिर्फ एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक कॉल टू एक्शन है। अगर हम सोने के मोह को थोड़ा समय के लिए छोड़ देते हैं और ईंधन की बचत करते हैं तो भारतीय रुपया फिर से सीना तान कर डॉलर के सामने खड़ा हो सकता है। याद रखिए, आपकी छोटी सी बचत देश के लिए अरबों डॉलर का सुरक्षित चक्र बना सकती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कब कौन सा बयान एटम बम की तरह फट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार धमाका हुआ है बुंदेलखंड की धरती महुआ में। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिसने पूरे सूबे के सियासी तापमान को 50 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। ज्ञापन देने निकले थे, लेकिन दे बैठे बयान जिसमें अब उन्हें कोतवाली के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। जी हां, सोमवार के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महुआ की सड़कों पर बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ हुकार भर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे हमीरपुर महुआ के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी। सांसद जी अपनी मांगों का पुलंदा लेकर राज्यपाल के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने आते ही उनका जोश और होश की सीमा लांघ गया। पीएम मोदी की सोना ना खरीदने और ईंधन बचाने वाली हालिया अपील पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा, देश की जनता ने ना तो ऐसे देश विरोधी प्रधानमंत्री कभी देखा और ना ही भविष्य में देखेगा। बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे पीएम मोदी के विदेशी यात्राओं पर हमला करते हुए एक ऐसी अमर्यादित और असंसदीय शब्द का प्रयोग कर लिया जिसे सुनते ही वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए। देखते ही देखते इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वहीं जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए इसे वैचारिक दिवालियापन करार दिया। सिर्फ सीएम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से लेकर गोरखपुर सांसद रवि किशन तक ने सपा को गुंडों और गालीबाजों की पार्टी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में अजेंद्र लोधी के पुतले फूके हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में को सिर्फ बयानों तक नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर महुआ की शहर कोतवाली में सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सपा सांसद के लिए यह सिर्फ
अब गले की फांस बन चुकी हैं। वहीं इस विवाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि सपा के सांसद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर ही प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। ऐसे में सांसद अचेंद्र सिंह लोधी ने जो आग सुलगाई है, उसकी तपिश अब पूरी समाजवादी पार्टी महसूस कर रही है। एक तरफ कानून शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ जनता की आवाज, उनकी आंखों की साख दांव पर है। तो आपने देखा कि राजनीतिक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश में कितनी बड़ी हलचल मची हुई है। चाहे वह असम में विकास का नया संकल्प हो या नीट परीक्षा में न्याय की गुहार, चाहे वह आर्थिक मजबूती के लिए सोने का मोह त्यागने की अपील हो या राजनीति में शब्दों की मर्यादा का गिरता स्तर, ये सभी खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।